Welcome to all. I hope you all have done very well. Now, today we shall discuss a topic. This topic is related from the chapter The Sales of Goods Act 1930, and we will discuss about the uh, difference between the sales and agreement to sell. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो कि सीए फाउंडेशन के एक बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर यानी अप्रोक्सीमेट 14 टू 16 मार्क्स उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत 10 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चंस और 6 मार्क्स का केस स्टडी का क्वेश्चन रहता है। और उसी 10 मार्क्स से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है जिसमें सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और हाई चांसेस है इन दोनों का डिफरेंस पूछे जाने का। तो आज हम इसी चैप्टर में जो टॉपिक दे रखा है सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल्स, इसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। तो तैयार हो जाइए, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है सेल्स में और एग्रीमेंट टू सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो बताती है कि कोई भी बंदा सेल कैसे करेगा और सेल करने के बाद क्या क्या प्रोस एंड कॉज है उसको फॉलो करना पड़ता है। सेलर के बिहाफ में क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, बायर्स के बिहाफ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। तो कब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा सेल करने के बाद, कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा सेल करने के बाद, ये सब बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल्स के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं सेल्स का। सेल्स का डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे सेक्शन 4C, सेक्शन 43 का। द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के एक्ट में सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में बताया गया है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. The contract is called a sale. It means where under a contract of sale of the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. यानी कि जो एक सेलर जो होता है, कोई भी नॉर्मल सा सेलर जो होता है जो कि किसी भी गुड्स को बेचता है बायर के बिहाफ में, तो बायर को जो पोजीशन ट्रांसफर करता है, ऑनरशिप पोजीशन ट्रांसफर करता है बायर को सेलर के द्वारा, इसको हम लोग सेल कहते हैं, जिसमें कि ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू द बायर द कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग सेल कहते हैं। बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट के बारे में देखते हैं हम लोग। एग्रीमेंट का है कि एग्रीमेंट टू सेल में सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट का देखते हैं 1930 में। वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, whether under a contract of sale, the transfer of the property in the goods, ध्यान रखिएगा, द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इन टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर। मतलब कि इसमें क्या होता है, ट्रांसफर तो किया जाएगा लेकिन जो है पोजीशन ऑफ द ownership transfer of the goods is transferred in the future, in at the future time। इसका मतलब समझिए, कोई ए नाम का बंदा सेलर है और बी नाम का बंदा बायर है। तो सेलर क्या करेगा कि बायर को कोई सामान सेल करेगा, तो सेल करने के दरमियान में क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो करना चाहेगा, गुड्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, पर लेकिन क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर कर सकेगा। कारण इसका, क्योंकि उसके पास जो गुड्स है वो अवेलेबल नहीं रहता है, और वो अवेलेबल अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर गुड्स में जो आना रहता है और उससे उसको देना होता है। तो इस टाइप के एग्रीमेंट को हम लोग एग्रीमेंट टू सेल कहेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो गुड इन फ्यूचर उनको देना है, तो बायर के पास क्या होता है, बायर उस गुड्स को परचेज तो कर लेता है, पर लेकिन सारा कंट्रोल जो गुड्स का जो होता है, गुड्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है पूरा सेलर का ही होता है। ये हो गया हमारा एग्रीमेंट टू सेल के बीच में, एग्रीमेंट टू सेल्स एंड द सेल्स के बीच में डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस इसमें क्या है कि इसमें ट्रांसफर पोजीशंस किया जाता है,
टू द बायर को, इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन टू द बायर बट एट द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम इसलिए क्योंकि उसके सेलर के प्रेजेंट्स में ही उसके पास गुड्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर पाता है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज सेल में क्या होता है, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब समझिएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सेल के दरमियान में जो भी टर्म एंड कंडीशन ऑब्लिगेशन जो कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है उसको फॉलो किया जाता है, सारा ऑब्लिगेशन को फॉलो किया जाएगा, तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इट इज एंड द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि सेलर के बिहाफ में तो गुड्स है ही नहीं, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि उसमें ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप। ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप में हम लोग देखते हैं कि बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है और मज़ेदार भी है, समझने में बहुत आसान रहेगा। ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप पिछले डिफिनेशन में हम लोग समझ लिए कि जो ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर, उसमें सेल में हो जाता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि ट्रांसफर तो होता है पोजीशन, पर इन फ्यूचर पर क्या होता है, इन फ्यूचर। इसके लिए इस पर बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में क्या होता है, सेल में ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द बायर, यानी सेलर क्या किया, बायर को कोई सामान बेच दिया, तो इमीडिएटली क्या होता है, ऑनरशिप ऑफ दैट्स गुड्स इज ट्रांसफर क्विकली या इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है सेल के कंडीशन में। सेल कंडीशन में कैसे, यानी कि बायर को बेचा गया, बायर पैसा दे दिया, कंसिडरेशन भी हो गया, तो इस कारण से ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप हो गया। बट इन द केस ऑफ ऑनरशिप, आप खुद सोचिए, ऑनरशिप में बायर सेलर क्या करता है, बायर को गुड्स बेचता है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा इन फ्यूचर, कंप्लीट तो फ्यूचर ही होगा, क्योंकि गुड्स सेलर के बिहाफ में नहीं रहता है, फ्यूचर में आएगा गुड्स तब सेलर को प्रोवाइड करेगा। तो ये जब तक कंसिडरेशन कंप्लीट होएगा और ये गुड्स जब तक बायर के पास नहीं पहुंचेगा तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। तो इसलिए ऑनरशिप ट्रांसफ़र तब होता है जब गुड्स प्रोवाइड किया जाता है और ये गुड्स प्रोवाइड होता है फ्यूचर में। तो इसके लिए ऑनरशिप इज ट्रांसफर इन फ्यूचर और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सब कंडीशन, सारा कंडीशन को फुलफिलमेंट किया जाएगा और ये फ्यूचर में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑनरशिप इज ट्रांसफर इन फ्यूचर। ये एग्रीमेंट टू सेल में हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं कि हु कैन सेल, हाँ कौन सेल कर सकता है, बायर कैन सेल टू द थर्ड पार्टी। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि सेलर जो होता है बायर को बेच दिया और सेलर क्या किया, अपना जो ऑनरशिप जो था उसको ट्रांसफर कर दिया बायर के बिहाफ में, अब बायर ऑनर बन गया, तो बायर क्या करता है, उसको थर्ड पार्टी को बेच सकता है। यानी कि ए बी को बेचा, ए सेलर था, बी बायर के पास सारा ऑनरशिप आ गया, तो बायर क्या कर सकता है, थर्ड पार्टी यानी सी को गुड्स बेच सकता है। बट क्या है कि सेलर, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि सेलर कैन सेल टू थर्ड पार्टी, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि सेलर बायर को बेच देता है, बट ये एग्रीमेंट कंप्लीट कब होता है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जो होगा, तो बायर के पास तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, तो बायर इसके बिहाफ में थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकता है। बेचेगा कौन, सेलर, क्योंकि सेलर के पास ही पोजीशन है और सेलर ही बेचेगा। सेलर के पास ऑनरशिप और पोजीशन तभी ट्रांसफर होगा जब वो फ्यूचर में गुड्स आएगा और बायर को डिलीवर कर देगा तो होगा। समझ में आएगा डिफरेंस, यानी कि सेलर कैन सेल टू द थर्ड पार्टी इन द एग्रीमेंट टू सेल एंड द हु कैन सेल इन द सेल, द बायर कैन सेल टू द थर्ड पार्टी। यहाँ कंडीशन आपको दे रखा है, सेलर कैन नॉट सेल टू द थर्ड पार्टी, हाउ एवर द सेलर इज द पोजिशन कैन टू द थर्ड पार्टी, हम बोल चुके हैं। और यहाँ पे बायर कैन नॉट सेल टू द थर्ड पार्टी, हाउ एवर द बायर इन द पोजिशन कैन टू सेल टू द थर्ड पार्टी। HP, हाँ HP वर्ड है, यानी कि हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब समझिएगा, क्या होता है कि एक ए नाम का बंदा है और वो बी नाम के बंदा से क्या करता है, एक कार ले लेता है। ध्यान रखिएगा, कार जो लिया है वो 2 दिन के लिए लिया है, 2 दिन के लिए लिया है और 2 दिन वो गाड़ी को चलाती है, कार को चलाता है, कहीं टूर पे जाता है, फिर वो कार को क्या करता है, अपने घर पे लगा देता है। 2 दिन का डेट एक्सपायर हो जाता है, तो वो कार उसको वापस करना होता है बी को। तो इसके बदले में तो वो कार के मालिक को यानी बी को वो कुछ अमाउंट पे करता है, कंसिडरेशन देता है। तो क्या हुआ कि इस बिहाफ में
कि बंदा ए जो था क्या किया था, ये नेक्स्ट बंदा बी से वो कार यानी कि ऑनर ऑफ द कार से क्या किया था, हायर किया था कार को, यानी रेंटल बेसिस पे, यानी कि उधार लिया था। उधार भी नहीं कह सकते, उस पर रेंट बेसिस पे लिया था, जिसके बदले में उसको पे करना पड़ा। पे जो किया तो वो पे करना पे करना ही क्या कहलाएगा, इसका हायर परचेज, यानी कि वो गुड्स को हायर किया था। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो हायर परचेज किया, बंदा ए जो था हायर परचेज किया था, और बी जो था वो ऑनर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स था। तो वो क्या किया कि उसमें तो किसी प्रकार का ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स हुआ नहीं, बट उसी समय ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ गुड्स हुआ जब तक हायर परचेज किया गया था, वैलिड था। लेकिन जैसे वो टाइम एक्सपायर्ड हो गया तो वो क्या किया, उसका ऑनरशिप ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है ऑनर के बिहाफ में। तो हायर परचेज तो कभी कर ही नहीं सकता है कभी भी बायर या कभी भी किसी बायर हायर परचेज कभी भी कोई भी गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्लीटली ऑनरशिप उसके बिहाफ में कभी नहीं आता है। अब एग्जांपल में अभी देख लीजिए ना, आप किसी घर में रहते हैं रेंट पे, तो क्या घर आपका हो जाएगा? नहीं ना। और एग्जांपल में किसी का हम टैक्सी से हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो फेयर चार्ज देना होता है, तो वो हायर परचेज किया हम लोग। और ये तो नहीं हो गया फेयर चार्जेस दे करके हम कार को ही परचेज कर ले, ऐसा तो नहीं होता है। तो हायर परचेज यानी कि जो रेंटल होता है, रेंट लेने वाला, वो रीसेल नहीं कर सकता उस गुड्स को। क्या इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मान लीजिए आप किसी के घर में रेंट पे रह रहे हैं, आप वो घर को बेच सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या है कि आपके पास वो ऑनरशिप नहीं आ पाता है, तो हायर परचेज कभी भी किसी भी गुड्स को नहीं बेच सकता है। नेक्स्ट, बायर बायर 1 मिनट, हाँ, बायर डज नॉट पे, सेलर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स, सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस। सुनिएगा ध्यान से, अच्छा पॉइंट है। सेलर जब बायर को गुड्स बेच देता है, बायर गुड्स को परचेज कर लेता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है बायर के बिहाफ में, तो सेलर उस गुड्स को वापस नहीं ले सकता है। लेकिन सेल्स एग्रीमेंट टू सेल्स में क्या होगा, सेलर कैन टेक बैक द गुड्स। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप तो अभी भी किसके पास है, सेलर के पास ही है ना। तो सेलर कैन टेक बैक द गुड्स, seller cannot sue the buyer for the price unless price payable of a specified date. सेलर सू नहीं कर सकता है बायर को, और सेलर क्या कर सकता है, बिना सू किए वहाँ से गुड्स को वापस ले जा करके रख सकता है अपने पास में, क्योंकि ऑनरशिप तो अभी किसके पास है, सेलर के पास में। बायर तो अभी कम्प्लीटली ऑनरशिप लिया ही नहीं है, तो इसलिए वो फ्यूचर में वो उसका कंप्लीट होगा। तो अभी क्या है, ऑनर से सेलर होता है, तो सेलर क्या करता है, कैन टेक बैक द गुड्स फ्रॉम द बायर। अब नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट। हाँ, अगर बायर के पास ओनरशिप चला जाता है, तो अगर गुड्स एबनॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल लॉस कुछ भी होता है, तो उसका लॉस बियर करता है बायर, और इसमें तो सेलर ही करेगा क्योंकि सेलर के पास पोजीशन रहता है। राइट्स है ये एक क्रिएट्स जस्ट इन रेम एंड क्रिएट्स जस्ट एज अ परसोमा, ये एडिशनल जानकारी है, इसको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। ध्यान सुनिएगा, सेलर क्या होता है, इंसॉल्वेंसी में चला जाता है। देखिए, द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक बैक द गुड्स। सेम बात है, जो पिछले वाला कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि बायर सेलर गुड्स को बैक नहीं ले सकता है, तो द ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बैक टू द टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। हाँ, अगर क्या होगा कि सेलर इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो बायर से क्या कर सकता है कि बायर को बोल करके वो कुछ अपना जो लॉस हुआ है इंसॉल्वेंसी, उसको कुछ न कुछ बायर से पैसा लेकर के उसको बियर कर सकता है सेलर। लेकिन the official assignee will acquire control over the goods but the price will not recoverable।
लेकिन क्या होगा, सेलर के पास सेलर इंसॉल्वेंसी है, और सेलर किसके पास जाएगा फिर रिकवरेबल करने के, बायर के पास तो ओनरशिप है नहीं, तो ये इस केस में वो नहीं कर पाएगा, रिकवरेबल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। हाँ, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होगा, तो द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। तो ऑफिशियल असाइनी कौन है, विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। ऑफिशियल असाइनी कौन है, बायर, तो बायर इसका बायर इस पर कंट्रोल करेगा, बायर लॉस बियर करेगा। ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। ऑफिशियल असाइनी कौन है, सेलर है, सेलर असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। क्या होगा, यहाँ बायर आकर के इसे सारा सामान लेके चला जाएगा। ऑफिशियल असाइनी ऑफ द सेलर, यानी कि सेलर है, हैव नॉट एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज अंडर द सेल गुड्स एक्ट 1930। देख रहे हैं 6 मार्च दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है कि सेल्स वर्सेस एचपी, यानी कि हायर परचेज, सेल्स वर्सेस एचपी हायर परचेज। तो इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। अभी सेल तो समझ गए, ट्रांसफ़र हो जाता है ओनरशिप टू द बायर। और एचपी में क्या है कि रेंटल बेसिस पे होता है, किसी भी सामान को हम लोग रेंट बेसिस पे लेते हैं और हायर करते हैं उस सामान को, हायर परचेज, तो वो मेरा क्या होता है, हायर परचेज कहलाता है। अब देखिए क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट्स क्या है, पहले एक पॉइंट ऊपर में, बायर कैन रीसेल द गुड्स। बायर तो रीसेल कर सकता है गुड्स को बिल्कुल, लेकिन हायर कैन नॉट रीसेल। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि सेलर जो है, बायर, सॉरी सेलर नहीं, बायर क्या कर सकता है, रीसेल कर सकता है क्योंकि ऑनरशिप उसके पास है। लेकिन हायर के पास क्या वो कार में बैठ करके, रेंट वाला कार में बैठ करके वो कार को बेच सकता है, नहीं, तो वो रीसेल नहीं कर सकता। क्या किसी रूम में रेंट लेकर के हम रूम को बेच सकते हैं, नहीं, तो ये हायर कैन नॉट रीसेल। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द पेमेंट सिस्टम देखते हैं। पेमेंट बाय द बायर विल रिड्यूस द ड्यू। हाँ, बायर जो पेमेंट करता है तो उसका जो ड्यू है, जो उसका जो पैसा बकाया है, वो उसका कम हो जाता है। लेकिन पेमेंट बाय द हायर परचेजर और ट्रीटमेंट एज रेंट ऑन ओनली। क्या बोले, वो जो पेमेंट करेगा तो जैसे कार के केसेस में है तो फेयर कहलाएगा, रूम में रह रहा है तो रेंट कहलाएगा। पोजीशन ऑफ द पार्टीज, बायर इज द ऑनर, हाँ बिल्कुल, इसमें सेल में बायर ऑनर होता है, और हायर परचेज इज द बेली। सुनिएगा बेली कौन होता है, हायर परचेजर इज अ बेली। देखिए एक टर्म है बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होता है कि एक बेली होता है, एक बेलर होता है। इस सिचुएशन को समझिएगा ध्यान से। एक ए नाम का बंदा होता है, ठीक है, पूरा सिचुएशन को समझिएगा आप ध्यान से, हम बता रहे हैं आपको। एक ए नाम का बंदा होता है और एक बी नाम का बंदा होता है, ठीक है। ए के पास एक बाइक होता है, और वो बाइक बी को देता है। बस ध्यान रखिएगा, ये जो ए जो है बाइक का ऑनर है, और बी जो है एक रिपेयर मैन है, यानी कि बाइक का मैकेनिक है, ठीक है। ए का बाइक खराब हो गया तो ए क्या करता है, अपना बाइक को बी को दे देता है। तो ए जो है ना, बाइक को बी को देता है, क्यों, क्योंकि रिपेयर करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो ए जो बी को मॉडिफिकेशन के लिए जो बाइक दिया है, तो इसके बदले में वो क्या करेगा, उसको कुछ पे करेगा। और पे करने के बाद क्या होता है कि ए है अपना बाइक को रिपेयरिंग करने के बाद अपना वापस ले जा सकता है ना। तो यहाँ क्या है कि इस सिचुएशन में क्या हुआ कि यहाँ पे एक बेलमेंट हुआ, यहाँ एक बेलमेंट हुआ। बेलमेंट क्या हुआ कि ए जो है ना, ए अपना बाइक को दिया बी को ठीक करने के लिए। अब बी क्या किया, उस गुड्स को, उस बाइक को रिटर्न कर दिया ठीक करने के बाद। तो यहाँ जो ए जो है, ए बेलर कहलाएगा और बी जो है बेली कहलाएगा, ठीक है। तो इसको कुछ कंसिड्रेशन, यानी कि हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भी सेल्स और बेलमेंट के बीच में डिफरेंस। तो ग्रेटिटियस एंड नॉन ग्रेटिटियस कंसिड्रेशन इसमें होता है। तो ए इसको कुछ पे करेगा तो बी क्या करेगा, मॉडिफाई करके इसको दे देगा। तो ए क्या हो जाएगा
यहाँ पर बेलर, और बी क्या हो जाएगा, बेली हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन द बेलर एंड द बेली and the concept of the bailment. Okay, now we will forward this topic. Now we will proceeding to next topic. Here, हाँ, तो यहाँ तो ट्रीटमेंट जो होता है वो रेंटल बेसिस पे होता है। हाँ, पोजीशन ऑफ द पार्टी है ऑनर, ऑनर इसका पोजीशन ऑफ द ऑनर, बायर इज द ऑनर एंड द हायर परचेज इज द बेली। केयर टेकर बोले ना, बेली इज द केयर टेकर, यानी कि मॉडिफिकेशन करने वाला बंदा, तो वो वहाँ पे मैकेनिक केयर टेकर होता है, तो ये केयर टेकर कहलाता है। राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनिएगा ध्यान से। राइट टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बॉन्ड टू पे द प्राइस, यानी कि बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सेल और एचपी में क्या है कि बायर जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता है एंड टू पे द प्राइस, बट हायर परचेजर कैन टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फोर्स द बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट। लेकिन हायर परचेजर क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट यानी कि कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट, ये जो है ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, गवर्निंग द लॉ, गवर्निंग लॉ है, तो ये जो सेल जो है गवर्नड बाय द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1930 के द्वारा गवर्न किया जाता है, और गवर्नड बाय द हायर परचेज जो है गवर्नड बाय द हायर परचेज एक्ट 1972 के बिहाफ पे ये गवर्न किया जाता है हायर परचेज को। अब नीचे क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ है when the time elapse or the conditions are fulfilled to which the property in the goods is to be transferred। ध्यान समझिएगा, when agreement to sell becomes sales, एग्रीमेंट टू सेल बिकेम सेल्स कब होता है, एग्रीमेंट टू सेल, यह एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एग्रीमेंट टू सेल, SELL, हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोग को ध्यान रखना होगा, ध्यान रखते हैं सेल, यानी कि यहाँ पे SELL सेल है, और यहाँ पर सेल एग्रीमेंट टू सेल SELL सेल कब SALE सेल बन जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग एरर मत कीजिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो तब होगा एग्रीमेंट टू सेल बिकमिंग सेल तब होगा जब व्हेन द टाइम इलैप्स और द कंडीशन आर फुलफिल्ड। ये जो एग्रीमेंट टू सेल में जो टाइम इलैप्स्ड यानी कि फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना था वो कंडीशन फुलफिल्ड हो जाए, और भी अदर कंडीशन फुलफिल्ड हो जाएगा, सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, यानी कि जो भी गुड्स स्पेसिफाइड गुड्स है जो भी, या जीपी है जनरल गुड्स है, वो ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा, तो एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल, एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल। ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक का डिफरेंस हम लोग जानेंगे, और आज का टॉपिक यही, और एनी टाइप्स ऑफ डाउट है तो आप यू मस्ट बी मेंशन द डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड बाय, हैव अ नाइस डे, मीट यू नेक्स्ट टाइम।